बेटा अब हम पढ़ेंगे आपके इम्पॉर्टेंट पीडीई का लेक्चर नंबर 4। ओके, तो हमने आपको बताया कि अब हमें इसमें पढ़ना है सोल्यूशन ऑफ पीडीई। ठीक, तो सोल्यूशन ऑफ पीडीई का मतलब आपको एक रिक्वायर्ड पीडीई गिवन होगी और उस पीडीई की हेल्प से आपको उसका ओरिजिनल सोल्यूशन निकालना होगा या ओरिजिनल रिलेशन निकालना होगा, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और वेरियस टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स होते हैं। चलो फिर इसका एक सवाल लगाते हैं। हम आपको ये वाला सवाल नहीं समझा रहे हैं क्योंकि हमने इसमें आपको 2 सवाल दिए हैं, एक ये क्वेश्चन और एक सेम ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन। तो हम आपको ये दूसरा वाला क्वेश्चन समझा दे रहे हैं क्योंकि इसमें आपको कुछ गिवन कंडीशंस भी दी हुई हैं, राइट। तो ये कंडीशन, इन कंडीशन को हटाने के बाद उसके पहले जो भी क्वेश्चन है वो ऊपर वाले का सोल्यूशन है, ठीक है। तो अगर आप ये समझ जाओगे तो उसको आप अपने आप निकाल लोगे, ठीक। तो हम आपको ये कंडीशन वाला क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। चलिए फिर आ जाइए। तो हमने आपसे क्या कहा था कि अब आपको सॉल्यूशन ऑफ पीडीई में जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आपको एक बनी बनाई पीडीई मिलेगी और उस पीडीई की हेल्प से आपको उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो एक चीज़ और इसमें देखो, इसमें हमको 2 कंडीशंस भी दी हुई हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। और ये दोनों कंडीशंस हमें z की मिली हुई हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले हमको z की वैल्यू निकालनी ही निकालनी है। मतलब हमको जो ओरिजिनल रिलेशन होता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, वो और उसके डेरिवेटिव्स वेरियस टाइप ऑफ होते हैं ना। जो हमारा पीडी होता है वो कैसा होता है, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो आपको इस गिवन पीडीई से इसका ओरिजिनल रिलेशन निकालना है और जब वो ओरिजिनल रिलेशन जेड में निकल जाएगा तब आपको ये वैल्यूज़ उसमें पुट करनी है और तब जो भी सोल्यूशन मिलेगा वो निकालना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका गिवन सोल्यूशन, ठीक। तो जो जो काम हम डिफरेंशिएशन में करते हैं वही वही काम हम इंटीग्रेशन में करते हैं। अच्छा, हम आपको चीज़ पहले ये बता दें कि ओडी में और पीडी में यही फ़र्क होता है, ठीक। सॉरी, हम आपको उस वाले चैप्टर में बताना, उस वाले लेक्चर में बताना भूल गए थे। ओडी और पीडी में फ़र्क ये होता है कि ओडी में जब आप यहाँ पे लगाते हैं तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। और जब आप पीडी के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे आर्बिट्ररी फंक्शन लगाएंगे, ठीक। तो आपको इसमें 2 बातें ध्यान रखनी होगी। पहला ये कि आप इंटीग्रेट किसके लिए कर रहे हैं। तो अगर आप एक्स के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आर्बिट्ररी फंक्शन जो आएगा वो वाई का आएगा, यानी कि एक्स के लिए एफ वाई आएगा और वाई के लिए एफ एक्स आएगा, ठीक है। पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ हम आपको ये बता दें कि ओडी में और पीडी में यही फ़र्क होता है। ओडी में जो आप लगाते हैं वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाते हैं और पीडी में जो आप लगाएंगे वो आर्बिट्ररी फंक्शन लगाएंगे, ठीक। दोनों बातें समझ में आ गई ना। चलिए अब सवाल लगाते हैं। तो हमें एक गिवन पीडीई मिली हुई है, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिला हुआ है। तो हम बारी बारी से इसको एक बार एक्स के लिए और एक बार वाई के लिए इंटीग्रेट करेंगे। अब आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे सोल्यूशन ऑफ पीडीई में, ठीक है। डिफरेंशिएशन का काम ख़त्म। तो चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, आप x के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डेल z और डेल y। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ और y आपका एज अ कांस्टेंट उतार आएगा। और क्योंकि आप x के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, आर्बिट्ररी फंक्शन ऑफ एफ वाई, राइट। ओके, अब ये जो सोल्यूशन आपको मिला है आप एक बार इसको फिर से y के लिए इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। इसको ध्यान रखना ये चीज़ ये कि जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो x के लिए तो जो गिवन इक्वेशन होगा उसी को इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन जब आप दोबारा y के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो आपने जो ये निकाला है सोल्यूशन इसको इंटीग्रेट करेंगे, ना कि अपने ओरिजिनल सोल्यूशन को, ठीक है। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि इसी को x के लिए भी इंटीग्रेट कर देते हैं और इसी को y के लिए भी इंटीग्रेट कर देते हैं, तो सोल्यूशन आपका गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना है कि जो आपको गिवन पीडी होगी आप उसको x या y के लिए इंटीग्रेट तो करेंगे, लेकिन जब आप दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे तो आपने जो सोल्यूशन निकाला है अब आप इसको फिर से री इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। इसको नहीं टच करेंगे आप, समझ गए ना। तो चलो, हमें जो नया वाला इक्वेशन मिला है वो मिला है ये डेल z डेल y इक्वल टू x³ इंटू वाई प्लस एफ वाई। तो हम क्या करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। तो डेल z डेल y का तो हो जाएगा y,
एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 6। ठीक, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई। अब क्योंकि आप y के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा डी वाई। ठीक है, और क्योंकि अब इसमें एक आर्बिट्ररी फंक्शन भी लगाना है, यहाँ तक तो जो था वो हमने ये किया, ये वाला। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक आर्बिट्ररी फंक्शन भी लगेगा। तो हमने आपको बताया था ना कि जिसके लिए आप इंटीग्रेट करेंगे उसका ठीक उल्टा आर्बिट्ररी फंक्शन लगेगा। तो क्योंकि ये y है तो अब जो आर्बिट्ररी फंक्शन लगेगा वो f(x) का लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिला है, मतलब जो रियल ओरिजिनल सोल्यूशन मिली है वो कैसी मिली है, वो मिलेगी ऐसी। z, ये एक्स वाई लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ ये दिखाता है कि आपका ये z डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये आपके वैसे भी शो कर रहा है। ठीक है, तो z इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन 6। यहाँ पर कोई प्योरली फंक्शन ऑफ y आएगा आपके ओरिजिनल सोल्यूशन में, और यहाँ पर कोई प्योरली फंक्शन ऑफ x आएगा ओरिजिनल सोल्यूशन में। अगर आपसे सिर्फ ये कहा जाए कि आप ये जो गिवन PDE है इसका सिर्फ एक जनरल सोल्यूशन निकाल दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका इक्वेशन ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपने जनरल सोल्यूशन निकाल दिया है। और उस जनरल सोल्यूशन का मतलब ये है कि हमारे पास एक एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन 6 है, एक कोई प्योरली फंक्शन ऑफ y है और एक कोई प्योरली फंक्शन ऑफ x है। ठीक, अब ज़रा ध्यान से देखो, आपको इसमें दो कंडीशंस दी हुई हैं, है ना। इन कंडीशंस का काम अब आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया था ना कि ये कंडीशंस जो दी हुई हैं z के लिए दी हुई हैं, इसका मतलब हमें z की वैल्यू पता होना ज़रूरी है। तो अब क्योंकि हमें z की वैल्यू पता हो गई है तो हम बारी बारी से पहले इसको और फिर इसको अपने इस गिवन जनरल सोल्यूशन में रखेंगे। चलो, तो हमारा जो गिवन जनरल सोल्यूशन है वो है ये। ठीक, अब ज़रा अपनी कंडीशन पे जाओ। आपको पहली बार कंडीशन मिली हुई है z x 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि जो भी आपका जनरल सोल्यूशन आया है ये, इसमें जहाँ जहाँ पर भी y है वहाँ वहाँ पर आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ज़रा रखिए और देखिए क्या आता है। तो हमने क्या किया, इसमें y इक्वल टू 0 पुट किया तो ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप y पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। और बचेगा क्या, सिर्फ जो प्योरली x का टर्म था केवल वही बचेगा। ठीक है, तो फाइनली सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, हाँ एक चीज़ और देखो ज़रा, इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वल टू है यानी कि ओ शिट, तो इसका मतलब ये है ये पूरा जिसके इक्वल होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, राइट। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा, z x 0 की जगह जो वैल्यू मिली है हमको क्या मिली है, एक्स स्क्वायर मिली है, और ये हो जाएगा g0 और ये हो जाएगा fx। ठीक है, और fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस g0 को उधर कर दीजिए, जो भी y का फंक्शन आएगा वो बाद में देखा जाएगा। ठीक, तो पहली कंडीशन कंप्लीट करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिला वो मिला ये। ठीक है, हमारे पास एक और कंडीशन है, क्या, ज़रा ध्यान से देखो, वो ये है कि z 1y इक्वल टू कॉस वाई। मतलब आपने जो अभी अभी सोल्यूशन निकाला है जनरल सोल्यूशन, उसमें अब की बार आप क्या करेंगे, x की जगह पर y 1 रखेंगे, y को ऐसे ही रहने देंगे, और राइट हैंड साइड जो है वो, एक मिनट, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 1 रखेंगे, और राइट हैंड साइड जो है उसको कॉस वाई के बराबर करेंगे, राइट। तो चलो ज़रा करो, तो ये क्या हो जाएगा, z एक्स वाई एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन 6 जी वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस g0। ज़रा इधर आओ, हमने अभी अभी जो सोल्यूशन निकाला था उसमें हमने fx की एक वैल्यू निकाली थी, क्या, वो ये एक्स स्क्वायर माइनस g0। ठीक है, और हमको दो कंडीशंस मिली हैं, कौन कौन सी, एक ये और एक ये। तो इस कंडीशन की सहायता से हमने इस fx की वैल्यू निकाल ली है, और उसके बाद इस
इस fx की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ज़रा ध्यान दो, x³ y² एंड प्लस gy और fx की जगह पे क्या है x² माइनस g0। अब इधर आ जाओ, ये क्या है x³ y² gy और fx की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, तो चलो हमें जो रिलेशन मिला है वो मिला है क्या, वो मिला है ये z1y = cos y। अब ज़रा ये जो अब आपको मिला है ये, इसमें ज़रा वैल्यू पुट करो। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 1 पुट करो। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा y² प्लस gy, ये x² माइनस g0, तो x² का मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू cos y। ठीक, तो इक्वल टू cos y आपका ये आ जाएगा यहाँ पर cos y। ठीक है, तो ये इसको ज़रा इधर कर लो और यहाँ से ज़रा gy की वैल्यू निकाल लो। तो क्या क्या आएगा, ये cos y तो इधर हो जाएगा, ये y² जब इधर आएगा तो माइनस y² हो जाएगा, और ये माइनस g0 जब इधर आएगा तो प्लस g0 हो जाएगा, और ये x² माइनस x² हो जाएगा। ठीक है, अब आप ज़रा ये सारे इक्वेशंस जो अभी अभी आपने निकाले हैं, ये सब और इधर भी जो निकाला है ये सब, इन सारे इक्वेशंस को उठा करके आपका जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है यानी कि पहला वाला जनरल सॉल्यूशन, ये इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन में जब आप पुट करेंगे उसके बाद हमें जो मिलेगा वो मिलेगा ये। ओके, हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान देना कि इसमें एक भी आर्बिट्ररी फंक्शन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आर्बिट्ररी फंक्शन ऑलरेडी आ चुका है। देखो, हमने जब इसका जनरल सॉल्यूशन निकाला तो इसमें हमारे पास 2 आर्बिट्ररी फंक्शन थे, एक x के लिए और एक y के लिए, लेकिन हमें मिली थी 2 कंडीशंस, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशंस की हेल्प से इन आर्बिट्ररी फंक्शंस को हमने रिमूव कर दिया है और इनकी जगह पे उनकी वैल्यू पुट कर दी है। तो इसीलिए अब जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल रहा है उसमें आपको आर्बिट्ररी फंक्शन नहीं मिल रहा है। ये है वो फाइनल ओरिजिनल रिलेशन जो आपकी इस गिवन पीडीई का सोल्यूशन है। मतलब ये जो पीडीई है इसका ओरिजिनल सोल्यूशन या ओरिजिनल रिलेशन ये वाला फंक्शन है या ये वाला इक्वेशन है। ओके।